चलिए देखिए, पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, कह रहा है देखिए पेड़ बढ़ता गया, कह रहा है कि इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चलिए देखिए, क्रिया से संबंधित प्रश्न है, कह रहा है कि संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। देखिए संयुक्त क्रिया आखिर होती क्या है, पहले तो थोड़ा सा आपको यहां पर समझना है। देखिए संयुक्त क्रिया की बात करूं तो जहां पर भी जिस वाक्य में आपको दो या दो से अधिक क्रियाएं साथ में देखने को मिलती हैं, ठीक है, वहां पर जो क्रिया होती है, वहां पर कौन सी क्रिया प्रयुक्त की जाती है, वहां पर जो क्रिया प्रयुक्त होती है उसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पेड़ बढ़ता गया, ठीक है, पेड़ क्या है, बढ़ता गया। तो एक तो यहां पर जो पेड़ है, यहां पर क्या है, हमारा कर्ता है, ठीक है, जो बढ़ना है क्या है, क्रिया है। और देखिए जो गया है वो क्या है, एक सहायक क्रिया के तौर पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर वर्ब प्रयोग की गई है। तो देखिए दोनों, एक तो है मुख्य यहां पर वर्ब होगी, ठीक है, दूसरी कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहां पर दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं और ऐसे क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। चलिए ये तो बात होगी संयुक्त क्रिया की। अब कह रहा है कि देखिए इस वाक्य में बताइएगा कि संयुक्त क्रिया का कौन सी संयुक्त क्रिया प्रयोग की गई है। संयुक्त क्रिया का आपसे भाग पूछ रहा है। तो देखिए पेड़ बढ़ता गया, ठीक है, यहां पर कहीं भी रुकने का बोध नहीं हो रहा है, लगातार देखिए कहीं पर भी रुकने का जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर क्या है, नित्यता बोधक, ठीक है, सतत मतलब चीज का यहां पर सततता का यहां पर बोध हो रहा है, नित्यता का यहां पर बोध हो रहा है। तो ऑप्शन यहां पर ए के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। पेड़ बढ़ता गया में कौन सी क्रिया होगी, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर, और बस धैर्य के साथ में आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ में बोलता हूं कि एक ऐसा आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं रहेगा, यदि आप डेली हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो एक भी, बिल्कुल समझ लीजिएगा, चाहे सीटेट दे रहे हो तो 30 में 30% में 30% आप सही करके आएंगे, एक गारंटी के साथ में मैं बोलता हूं, ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि इस वाक्य में वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। चलिए देखिए कह रहा है कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ होती है। तो कह रहा है कि कहीं पर जो यहां पर ब्लैंक फिल करना है आपको कि यहां पर क्या भरा जाएगा। देखिए कह रहा है कि भारत में कहीं पर, यहां पर देखिए रेखांकित जो शब्द है आपका वो क्या है, डॉटेड जो अंडरलाइन है वो क्या है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि को यदि हम यहां पर विच्छेद करके देखते हैं, तोड़कर देखते हैं तो क्या होगा, अति का मतलब क्या होता है, अति। यार बोलते हैं ना कि आप अति कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अति कर रहे हैं, इसका मतलब है अधिक हो रहा है। क्या अति का जो अर्थ निकलता है, क्या निकलेगा, अधिक होना, ठीक है। और वृष्टि का क्या होता है, वृष्टि का होता है बारिश, वर्षा होता है। तो देखिए अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा। तो जो हमारा कह रहा है कि भारत में कहीं अतिवृष्टि होती है, लेकिन विलोम अर्थक यहां पर हमको प्रयोग करना है कि कहीं पर अतिवृष्टि होती है मतलब कहीं पर ज्यादा वर्षा होती है और कहीं पर क्या होती है, कम वर्षा होती है, मतलब अनावृष्टि होती है। क्या होती है, अन मतलब क्या हो जाएगा, विलोम यहां पर जो हम प्रत्यय लगा रहे हैं, सॉरी जो उपसर्ग लगा रहे हैं वृष्टि में, वो क्या है, उसका अर्थ ही बिल्कुल क्या कर देता है, विपरीत कर देता है, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बस मैं बता रहा हूं कम से कम आपको 20-25 मिनट में ऐसे समझ लीजिएगा 40 से 45 कॉन्सेप्ट देकर जाऊंगा जो आपको समझ लीजिएगा कि कहीं पर भी मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो बस ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि रामप्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, सदल मिश्र और ईसा अल्लाह खां है। चलिए तो देखिए लल्लू लाल की बहुत इंपॉर्टेंट एक रचना है प्रेम सागर। क्या है, प्रेम सागर। और प्रेम सागर के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिंदी की खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। याद रखिएगा कौन सी मानी जाती है, तो प्रेम सागर मानी जाती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। किसकी रचना है, लल्लू लाल जी की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस रचना है, इसको आपको नोट कर लेना है। सदल मिश्र की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है नासिकेतोपाख्यान। क्या है, नोट कर लीजिएगा, नासिकेतोपाख्यान एक रचना है सदल मिश्र जी की, ठीक है। ईसा अल्लाह खां की क्या रचना है भैया, रानी केतकी की कहानी। यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा के लिए सही पर्यायवाची, उत्कंठा का सीधा देखिएगा। आपने देखा होगा जो भी बच्चे एसएससी के लिए फॉर्म डाले हुए हैं, जिन्होंने एसएससी का जो एग्जाम दे चुके हैं, उन्होंने वो जरूर समझ पा रहे होंगे कि आज का सेशन एसएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए एसएससी में बिल्कुल आपको हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और जो भी बच्चे एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखिए सीएचएसएल
कि अभी वैकेंसी निकली है, तो बिल्कुल आप आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। देखिए उत्कंठा के लिए मैं बात करता हूं, तो उत्कंठा का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। देखिए उत्कंठा का जो पर्यायवाची क्या है, यहाँ पर लालसा होता है। तो 90 में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण। देखिए वाच्य के लिए कंप्लीट वीडियो डाला है, जो आपका यूपी के लिए मैं तैयारी करवा रहा था, तो मैंने वाच्य से संबंधित एक वीडियो दिया था, वो देख लें आप। और कहीं पर भी आपको समस्या जा रही है वाच्य से संबंधित, क्योंकि एक प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, सरल से लेकर हर मतलब अच्छा खासा कठिन प्रश्न वाच्य से प्रश्न बन जाता है। तो याद रखिएगा, यदि वाच्य कमजोर है तो समझ लीजिएगा कि आपका 1 मार्क जरूर कट सकता है। और देखिए यूपीपी में तो माइनस मार्किंग है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए कह रहा है कि सुनैना खाना खा रही है, कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा। चलिए तो सुनैना, पहले तो देखिए जो आपके सामने वाक्य है, पहले इसको गौर करिएगा कि किस कौन सा वाच्य है इसमें। चलिए सुनैना खाना खा रही है, लेकिन यदि मैं बोलता आपसे, समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा वाच्य में थोड़ा सा यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि वाच्य एक बेटा क्या है, कहने का तरीका होता है। तरीका क्या होता है समझिएगा, यहाँ पर तरीका क्या है। देखिए सुनैना, जो सुनैना है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो देखिए जो स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग हुआ है उसी का अनुसरण क्या कर रही है, क्रिया भी कर रही है। इसका मतलब है कि यदि क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है तो वहां पर जो हमारा वाच्य होगा क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। यदि कर्म के अनुसार चलती तो कर्मवाच्य होगा। जैसे देखिए सुनैना, मैंने कहा कि सौरभ खाना खा रहा है, क्या कर रहा है, सौरभ खाना खा रहा है। तो सौरभ में क्या है, सौरभ यहां पर पुल्लिंग है, तो क्रिया भी कैसी रहेगी, रहा है होता, क्या होता, रहा है। तो रहा है यहां पर जो क्रिया प्रयोग की गई है कैसी की गई है, यहां पर पुल्लिंग में प्रयोग की गई है। और पुल्लिंग में प्रयोग की गई है, इससे हमें स्पष्ट तौर पर यहां पर समझ में आ रहा है कि जो हमारा वाक्य दिया गया है वो कैसा है, यहां पर कर्तवाच्य में है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब हमें कर्तवाच्य से भाववाच्य में ले जाना है, समझिएगा। देखिए कह रहा है कि सुनैना खाना खा रही थी, तो ये तो हमारा कर्तवाच्य है। कह रहा है कि सुनैना खाना नहीं खा रही थी, ये भी कर्तवाच्य में है। कह रहा है कि सुनैना खाना खा रही होगी, ठीक है, ये भी कर्तवाच्य में है। लेकिन सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ये हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाववाच्य क्या होता है कि क्रिया यदि खुद के अनुसार चल रही है, ना तो कर्म की बात माने क्रिया, ना ही कर्ता का कहा माने, ठीक है। यदि वो खुद के अनुसार चल रही है, खुद की मनमानी कर रही है, तो वहां पर जो वाच्य हो जाएगा क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। भाव प्रधान होना चाहिए। जैसे चलिए समझते हैं, यहीं पर जो वाक्य हमारा क्या है, सुनैना से खाना खाया नहीं जाता। व्यवस्था, ये क्या है, व्यवस्था नहीं, विवश क्या है, विवश है, खाना क्यों नहीं खाया जाता। हो सकता है कि सुनैना के दांत में दर्द हो, तो खाना खाने के लिए क्या है, विवश है। और जहां पर भी व्यवस्था का भाव प्रकट हो रहा हो वहां पर कौन सा होता है, भाववाच्य होता है। एक हमें क्या है, भाव यहां पर देखने को मिलता है, क्रिया क्या होती है, भाव प्रधान होती है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए ट्रिक भी यदि आपको समझना है तो याद रखिएगा, यदि कर्तवाच्य है तो उसमें आपको क्या है, कर्ता के बाद में से या के द्वारा लगा नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए जो भाववाच्य उसमें क्या है, सुनैना से क्या है, यहां पर से लगा हुआ है, तो समझ जाना कि यदि से लगा हुआ है के द्वारा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, और नहीं के साथ में है तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लकड़ियों का समूह है, ठीक है, माफ कीजिएगा। कह रहा है कि रेखांकित पथ समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिएगा। तो लकड़ियों के समूह के लिए क्या हो जाएगा, गट्ठर बोलते हैं ना, जो लकड़ियों का समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, गट्ठर बोला जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइएगा। कह रहा है जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, आकथ्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक। देखिए नमक का दरोगा यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया नमक का दरोगा, 2 बैलों की जोड़ी। अब जो आपको नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है प्रेमचंद की, जो आपसे एग्जाम में निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बन जाएंगी ये रचना, ठीक है। एक तो जो रचना है वो क्या है, कफन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, सोजे वतन। याद रखिएगा, मैं यहां पर आपको
गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि इन्हीं रचनाओं में से 4 से 5 रचनाएं बता रहा हूं कि इन्हीं रचनाओं में से प्रेमचंद की एक रचना निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। कफन हो गया, सोजे वतन हो गया, ठीक है, मंगलसूत्र हो गया, क्या हो गया, मंगलसूत्र, जो अधूरी रचना है, ये प्रश्न भी बन चुका है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। कफन हो गया, सोजे वतन, मंगलसूत्र, और इसके अलावा करबला हो गया, निर्बला हो गया, गबन हो गया और गोदान, ठीक है। गोदान उपन्यास है इनका, ठीक है, गबन भी इनका क्या है, एक उपन्यास है। ये रचना आप याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए भीष्म साहिनी की बात करते हैं तो ये वेरी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पूछा जाता है कि तमस, तमस किसकी रचना है, तो तमस किसकी है, भीष्म साहिनी की है। इसके अलावा कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी रचना किसकी है, भीष्म साहिनी की है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखिए देवता के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आदित्य, जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम। आदित्य हो गया, क्या है, ज्यादातर हमें मालूम नहीं होता है और गलती कर देते हैं, ठीक है। अमर्त्य, क्या है, आदित्य हो गया, अमर्त्य हो गया, सुर, ठीक है, अमर, निर्जर, ये किसके पर्यायवाची हैं, और विबुध, क्या है, विबुध, ये क्या है, देवता के पर्यायवाची हैं। बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है। देखिए कुंडलिया बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। कुंडलिया की बात करते हैं तो कुंडलिया कैसा, आपसे पूछता है कि कैसा छंद है ये, याद रखेगा एक विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। जो पहला आपको यहाँ पर पॉइंट नोट करना है, कैसा है, एक विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। पूछ सकता है कि कैसा छंद है, मात्रिक छंद है या शाब्दिक छंद है, तो याद रखेगा वर्णिक छंद है। तो कैसा छंद है, एक मात्रिक छंद है और मात्रिक में विषम मात्रिक छंद है। दूसरा जो पॉइंट नोट करना है कि जो कुंडलिया होते हैं 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण होते हैं कुंडलिया के, वो होते हैं दोहा के, किसके होते हैं, दोहा के। अंतिम जो 4 चरण होते हैं रोला छंद के होते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए जो कुंडलिया होते हैं प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो प्रत्येक चरण में आपको 24 मात्राएं, 24 मात्राएं देखने को मिलेंगी। ये भी आपको तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसा, एक विषम मात्रक छंद है, पूछता है मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, तो मात्रिक छंद कहेंगे, ठीक है। 6 चरण के साथ में प्रथम 2 चरण दोहा के लेके चलता है और 4 चरण होते हैं रोला छंद के, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक चरण क्या होता है, आपके 24 मात्राओं के साथ में चलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परीसी धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसको आपको बताना है। चलिए कह रहा है कि उपमा हो जाएगा, मानवीकरण, विभावना हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। चलिए तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करना है पहले मुझे आपको, तभी आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। चलिए देखिए उपमा में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अटक रहे होंगे, क्योंकि टीचर्स के द्वारा, यूट्यूब के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा बताया जाता है बेटा सी सा सी सम समान पकड़ कर बैठ जाइएगा, और आप जो आंसर लगाते हैं फिर इसका क्या लगाएंगे, उपमा अलंकार। देखिए उपमा दी जा रही है, तुलना की जा रही है, नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो अलंकार होगा पहले आपको समझना है कि देखिए कह रहा है कि मेघमय आसमान से उतर रही हुआ संध्या सुंदर परीसी, समझिएगा धीरे धीरे, ठीक है। संध्या सुंदर परीसी, यहां पर क्या है, जहां पर भी किसी प्राणी की तरह, किसी वस्तु का या जो नेचर का है, किसी प्राणी की तरह वर्णन किया जाए, किसी प्राणी की भांति वहां पर वर्णन किया जाए, वहां पर जो अलंकार होता है मानवीकरण अलंकार होता है। मानवता का यदि बोध वहां पर देखने को मिल रहा है तो वहां पर जो क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा मानवीकरण अलंकार। विभावना क्या होता है, जो विभावना अलंकार होता है, विभावना अलंकार क्या होता है, एक आपने बहुत ज्यादा एक उदाहरण सुना होगा, बिन पग चले सुने बिन कोना। देखिए बिन पग चले मतलब बिना पैर के चल रहा है, इसका मतलब है कि कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, कारण नहीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और इसी उदाहरण से आपको डायरेक्ट परिभाषा भी याद रहती है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। विभावना अलंकार क्या है, विभावना अलंकार है कि जहां पर कारण ना हो लेकिन कार्य हो रहा हो, ठीक है, वहां पर जो अलंकार होता है विभावना अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर भी उपमेय में उपमान की संभावना होती है। कैसे, देखिए उपमेय में उपमान की जो संभावना होती है कैसे होती है, जैसे देखिए आपने देखा होगा कि जनु जानो जानहु, मनु मानो मानो,
ठीक है। तो यदि इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिल रहे हैं, वहां पर जो अलंकार होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। क्रम में बताना है। तो देखिए क्रिया के मूल क्रिया, पहले तो हमें मूल क्रिया देखना है, फिर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया देखना है। तो देखिए कह रहा उठना, उठना एक मूल क्रिया है। ठीक है, कराना यहां पर मूल क्रिया नहीं, कराना दूसरे से करवा रहे हैं तो वो क्या है, एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। ठीक है, सुनना भी क्या है, मूल क्रिया है, और बजवाना भी यहां पर गलत हो जाएगा। अब दो यहां पर ऑप्शन बच रहे हैं, तो कह रहा है कि उठना, उठाना और उठवाना, यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनवाना जो है यहां पर वो द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया में जाता है, तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या, प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है कि यदि कहीं पर कर्ता के द्वारा किसी दूसरे से कार्य करवाया जा रहा हो, खुद ना कर रहा हो कर्ता काम, ठीक है, दूसरे से करवाया जा रहा हो, वहां पर जो क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में, पाली समझ रहे होंगे, पाली भाषा में क्या है, छुट्टी ली है। ठीक है, छोटी छोटी सी अशुद्धियां हैं, इनको याद रखिएगा, और हम क्या है इन्हीं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, तो अशुद्धि बताना है यहाँ पर। तो देखिए अंताक्षरी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अंताक्षरी कैसे लिखा जाता, आधा ता आता है। ठीक है, याद रखिएगा अंताक्षरी, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक में समाज प्रतिधन, ये क्या होता है, प्रति, जो प्रति है यहाँ पर क्या है, एक अव्यय है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास, यहाँ पर प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, अव्यय हो या फिर प्रधान हो, वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब क्या है, एक संभावना है। ठीक है, संभावना है, क्लियरिटी नहीं है, क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो देखिए रमेश घर आ गया होगा, निश्चित नहीं है कि आ गया या नहीं आया, आ गया होगा, कन्फर्म नहीं है। तो देखिए जहां पर भी आपको होगा देखने को मिल रहा है, वहां पर ठोक कर लगाइएगा, क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया है। देखिए अकर्मक पहचानना है और सकर्मक पहचानना है, कैसे पहचानेगा। देखिए जहां पर भी स्वभाव का वर्णन दिया गया हो, जैसे स्वभाव वाली जो चीजें होती हैं यदि ली जा रही हैं, तो वहां पर आप बिल्कुल आंख मूंद करके आपको लगाना है अकर्मक क्रिया। जैसे मैं बोलता हूं कि चलता है, फिरता है, घूमता है, सोता है, नहाता है, रोता है, खाता है, ये क्या है, हमारे स्वभाव वाली क्रियाएं हैं। इनमें क्या है, देखिए एक बार क्या है, अब हम इनसे ये नहीं कह सकते कि क्या चलता है क्या फिरता है, तो कर्म इनके साथ में नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब कर्म ही नहीं रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे कह रहा है कि सीता खाना बनाती है, बिल्कुल क्या है, कर्म उपलब्ध है, हमसे कह रहा है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है ये प्रश्न। देखिए कह रहा है कि अशोक हंसता है, हंसा रोती है। ठीक है, ठीक है, यही है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीता खाना बनाती है, क्या बनाती है, खाना बनाती है, कर्म है, तो क्या है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यही हमारा राइट आंसर जाएगा। लेकिन देखिए हंसना, रोना, चमकना, ये क्या है, एक स्वभाव है, उस चीज की विशेषता है। ठीक है, तो जहां पर भी विशेषता या स्वभाव की बात की जा रही हो, वहां पर होता है अकर्मक क्रिया। चलिए करपट क्या है, एक तत्सम है, और कपड़ा क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खाने बिच मिठाई लाया। ठीक है, तो खाने के लिए मिठाई लाया। ठीक है, किसके लिए, खाने के लिए मिठाई लाया है, ऑप्शन डी के साथ में सही आंसर हो जाएगा। अगर मगर करना, बोले यार अगर मगर मत करो, इधर उधर बहाने मत बनाओ। ठीक है, तो बहाने बनाना हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर जाएगा। अथ का विलोम क्या होता है, अथ का विलोम होता है इति, क्या होता है, इति विलोम होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मतयक्त, देखिए मतयक्त में पूछ रहा है कि कौन सी संधि होगी, तो मत धन ऐक्य क्या हो जाएगा, ऐक्य हो जाएगा। ठीक है, तो मत धन ऐक्य क्या हो जाएगा कि जब भी आ और बड़ा आ के साथ में क्या होता है, ए आए
और ओ औ आता है तो क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। तो याद रखिएगा कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, सीधा सीधा याद रखिएगा, दो मात्राएं हैं। ठीक है, तो वृद्धि संधि होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ठलुआ क्लब किसकी रचना है। कह रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी की, रामधारी सिंह दिनकर की, श्रीलाल शुक्ल, बाबू गुलाब राय। देखिए ठलुआ क्लब जो रचना है बाबू गुलाब राय की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की एक इंपॉर्टेंट रचना है मील का पत्थर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मील का पत्थर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की परशुराम प्रतिज्ञा, नीम के पत्ते। ठीक है, इसके अलावा उर्वशी, हुंकार, रेणुका, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण नहीं है। तो देखिए अव्यय से बना विशेषण कौन सा नहीं है, कैसा। क्या है, कैसा। एक मिनट रुकिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य में कौन सा है। तो अरे, भो, अरे, ठीक है, जहां पर भी आश्चर्य का बोध हो वहां पर जो वाक्य होता है कौन सा, विस्मयादि बोधक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। संयुक्त वाक्य, देखिए संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे आप। संयुक्त वाक्य जहां पर भी दो स्वतंत्र वाक्य मिले, ठीक है, जहां पर भी दो स्वतंत्र वाक्य हों वहां पर आपको लगाना है संयुक्त वाक्य। जैसे उसने खाना खाया और सो गया, दोनों अपने आप में अलग अलग है। ठीक है, स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है। कर्म कारक, कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, अलग हो रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक जाएगा। ठीक है, हरि मोहन को रुपए देता है, मतलब के लिए देता है, तो ये भी संप्रदान जाएगा। पेड़ से गिरा, अपादान। मैंने हरि को बुलाया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आज के प्रश्न, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा है। यदि ठीक लगा हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और साथ में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।